नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल का एक बहुत ही रोचक अध्याय शुरू करने वाले हैं, हमारे सौर मंडल की एक यात्रा। इस अध्याय में हम अपने ब्रह्मांडीय घर यानी हमारे सौर मंडल को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन सभी ग्रहों और खगोलीय पिंडों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अपनी किताबें और नोट्स तैयार कर लीजिए और चलिए अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस की सैर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे आज के अध्याय की विषय सूची है। मतलब कि आज हम किन किन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिंदु संख्या 1, हम ब्रह्मांड के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। फिर बिंदु संख्या 2, हम जानेंगे हमारा ब्रह्मांडीय पता, मतलब इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल आखिर हैं कहाँ। इसके बाद तीसरा बिंदु है ग्रहों का वर्गीकरण। हम समझेंगे कि ग्रह कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या क्या खासियतें हैं। चौथा और सबसे दिलचस्प भाग होगा सौरमंडल का एक दौरा, जिसमें हम एक एक करके सभी ग्रहों से मिलेंगे। और अंत में पांचवें बिंदु में हम अंतरिक्ष के दूसरे निवासियों जैसे धूमकेतु और उल्कापिंडों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला खंड है ब्रह्मांड का जन्म। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, ये सब कैसे शुरू हुआ। देखिए, अगर हमें अपने सौर मंडल को ठीक से समझना है तो हमें सिर्फ ग्रहों के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा। हमें समय और अंतरिक्ष की बिल्कुल शुरुआत में वापस जाना होगा। हमें ये जानना होगा कि ये सब कुछ, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। ये एक तरह से नींव है और इसी पर हमारे सौर मंडल की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में बिग बैंग थियरी कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, विज्ञान में सिद्धांत या थियरी का मतलब कोई अंदाजा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी व्याख्या होती है जिसे बहुत सारे सबूतों से समर्थन मिला हो। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1927 में जॉर्जेस लेमेत्र नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। अब सवाल है कि यह सिद्धांत कहता क्या है। इसे ऐसे समझिए कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब आज हमें जो कुछ भी दिखता है, सारे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ये सब कुछ एक बहुत ही छोटे, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इस बिंदु को विज्ञान की भाषा में सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। फिर उस बिंदु में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसी एक क्षण के बाद से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, जो आज तक लगातार फैल रहा है। इसका एक आसान सा उदाहरण है एक गुब्बारा। मान लीजिए आप एक बिना फूले गुब्बारे पर पेन से कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाना शुरू करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। ठीक वैसे ही महाविस्फोट के बाद से सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यही ब्रह्मांड का विस्तार है। ये जो समय रेखा है, ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को दिखाती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट होता है और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो जाता है। इसके बाद अरबों सालों तक ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता रहा और धीरे धीरे पहले परमाणु बने और फिर तारे और आकाशगंगाएं बनी। अब दूसरे बिंदु पर आइए, लगभग 4.8 अरब साल पहले। इस समय तक हमारी आकाशगंगा में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा था। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण यह विशाल बादल धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। इसी सिकुड़ते और घूमते हुए बादल को सौर निहारिका या अंग्रेजी में सोलर नेब्यूला कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बर्तन में पानी को गोल गोल घुमाएं तो सारा कचरा बीच में इकट्ठा होने लगता है। और फिर तीसरा बिंदु देखिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले इसी सौर निहारिका के केंद्र में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी पैदा हुई कि हमारे सूर्य का जन्म हो गया और जो बाकी बची हुई धूल और चट्टानें थीं, वो आपस में जुड़ जुड़कर ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और दूसरे पिंडों में बदल गईं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड का यह विस्तार, ये फैलाव आज भी जारी है। तो अब जब हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लिया है, तो चलिए अब हम अपने दूसरे खंड पर आते हैं, हमारा ब्रह्मांडीय पता। इसका मतलब है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में जूम इन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि हमारी खास जगह, हमारा पता क्या है, ब्रह्मांड से लेकर हमारे सौर मंडल तक। तो हमारा ब्रह्मांडीय पता कुछ इस तरह है। चलिए इसे क्रम से समझते हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ये वो सब कुछ है जो मौजूद है, जिसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं।
अब सवाल उठता है कि आकाशगंगा यानी गैलेक्सी क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा है, आकाशगंगा का मतलब है तारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा समूह जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बंधा रहता है। हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी हैं, उसका एक खास नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और हमारी मिल्की वे के सबसे करीब जो दूसरी बड़ी आकाशगंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। तो हमारा पूरा पता क्या हुआ? हम पृथ्वी ग्रह पर हैं, जो सौर मंडल में है, जो मिल्की वे आकाशगंगा में है, और वो आकाशगंगा इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब हम अपने तीसरे खंड पर पहुंच गए हैं, ग्रहों का वर्गीकरण। देखिए, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सभी एक जैसे नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें दो मुख्य समूहों या परिवारों में बांटा है, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये तालिका इन दोनों प्रकारों के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए इस तालिका को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ हैं स्थलीय ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं गैसीय ग्रह यानी गैशियस प्लैनेट्स। सबसे पहले आकार को देखिए। स्थलीय ग्रह छोटे होते हैं, जबकि गैसीय ग्रह बहुत ही विशाल होते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। फिर आते हैं संरचना पर। स्थलीय ग्रह चट्टान और धातु जैसे ठोस पदार्थों से बने हैं, इसीलिए इन्हें स्थलीय कहा जाता है, जिसका मतलब है पृथ्वी जैसा। वहीं गैसीय ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने हैं। अब देखिए सतह। स्थलीय ग्रहों की सतह ठोस होती है, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। लेकिन गैसीय ग्रहों की कोई ठोस सतह नहीं होती, वे गैस के विशाल गोले हैं। अगला है चंद्रमा। स्थलीय ग्रहों के या तो बहुत कम चंद्रमा होते हैं या होते ही नहीं, जैसे पृथ्वी का 1, मंगल के 2 और बुध और शुक्र का कोई भी नहीं। जबकि गैसीय ग्रहों के बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। बृहस्पति के तो 90 से भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं। और पांचवां बिंदु है वलय यानी रिंग्स। स्थलीय ग्रहों के पास कोई रिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन सभी गैसीय ग्रहों के पास वलय हैं, भले ही शनि के छल्ले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और अंत में उदाहरण देखिए, सूर्य के करीब के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं, और बाहरी 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैसीय ग्रह हैं, जिन्हें गैस जाइंट्स भी कहा जाता है। चलिए अब हमारे अध्याय के चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, सौरमंडल का एक दौरा। अब हम एक एक करके इन सभी ग्रहों से मिलेंगे। हम अपनी यात्रा सूर्य से शुरू करेंगे, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, और फिर एक एक करके बाहर की ओर सबसे दूर के ग्रह तक जाएंगे। लेकिन ग्रहों पर जाने से पहले हमें उस तारे के बारे में जानना होगा जिसके चारों ओर वे सभी परिक्रमा करते हैं, सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का दिल है, उसका केंद्र है। ये इतना विशाल है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान यानी मास अकेले सूर्य में ही है। इसका मतलब यह है कि सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सब कुछ मिलाकर सिर्फ 0.14% ही हैं। ये हमारे सौरमंडल में प्रकाश और गर्मी यानी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम आंतरिक ग्रहों यानी इनर प्लैनेट्स की बात करते हैं। ये हमारे 4 स्थलीय यानी चट्टानी ग्रह हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी, यह है सूर्य के सबसे करीब और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर भी सबसे तेजी से लगाता है, सिर्फ 88 दिनों में। इसकी एक खास बात यह है कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यह दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। फिर आता है शुक्र यानी वीनस। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा घर, पृथ्वी। इसकी सतह पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और ये अब तक का ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। और चौथा आंतरिक ग्रह है मंगल यानी मार्स। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये लाल दिखाई देता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स इसी ग्रह पर है। यह माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है।
आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का वो क्षेत्र है जहां सौर मंडल के ज्यादातर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र को क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इसमें चट्टानों और धातुओं के लाखों छोटे बड़े टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि जब सौरमंडल बन रहा था तो बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने इस क्षेत्र में किसी ग्रह को बनने ही नहीं दिया और ये टुकड़े वहीं बिखरे रह गए। ये एक तरह से स्थलीय और गैसीय ग्रहों के बीच की सीमा रेखा है। अब बारी है सौरमंडल के दिग्गजों की, यानी बाहरी ग्रहों की। सबसे पहले है बृहस्पति यानी जुपिटर। ये हमारे सौरमंडल का राजा है, सबसे बड़ा ग्रह। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी सतह पर एक विशालकाय तूफान सदियों से चल रहा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद है शनि यानी सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये अपने खूबसूरत छल्लों यानी वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। फिर आता है अरुण यानी यूरेनस। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है जो लाल रोशनी को सोख लेती है, जिसकी वजह से यह हरे नीले रंग का दिखाई देता है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यह लगभग 98 डिग्री पर अपनी धुरी पर झुका हुआ है, यानी ये एक तरह से लेटे लेटे सूर्य का चक्कर लगाता है। और आखिर में है वरुण यानी नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। अरुण की तरह ये भी मीथेन के कारण गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बृहस्पति और शनि को गैस जाइंट्स कहते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जबकि अरुण और वरुण उनसे भी ज्यादा ठंडे हैं और उनमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी जमी हुई गैसें ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें आइस जाइंट्स कहा जाता है। तो अब तक हमने सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में जान लिया है, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम अपने 5वें और अंतिम खंड पर आते हैं, अंतरिक्ष के अन्य निवासी। हमारा सौरमंडल कई अन्य आकर्षक और छोटे खगोलीय पिंडों से भी भरा हुआ है। चलिए अब उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ 3 शब्द हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं: उल्कापिंड, उल्का और उल्कापतित। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक ही चीज के 3 अलग-अलग नाम हैं जो उसकी जगह के आधार पर रखे गए हैं। चलिए इसे इन 3 चरणों से समझते हैं। पहला चरण, उल्कापिंड। जब चट्टान या धातु का कोई छोटा टुकड़ा अंतरिक्ष में आजादी से घूम रहा होता है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। दूसरा चरण, उल्का। जब वही उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से आता है तो हवा से रगड़ खाने के कारण वो जलने लगता है और हमें आसमान में एक चमकदार लकीर दिखाई देती है। इसी को हम उल्का या आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। तीसरा चरण, उल्कापतित। और अगर उस उल्कापिंड का कोई हिस्सा पूरी तरह जलने से बच जाए और पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाए तो उस गिरे हुए चट्टानी टुकड़े को उल्कापतित कहा जाता है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, अंतरिक्ष में उल्कापिंड, आसमान में उल्का और जमीन पर उल्कापतित। ये अंतर समझ में आया? अब बात करते हैं 2 और खगोलीय घुमंतुओं की, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, इन्हें अक्सर गंदे बर्फीले गोले या डर्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बर्फ, धूल और जमी हुई गैसों के बड़े बड़े गोले होते हैं जो सूर्य का चक्कर एक बहुत लंबी अंडाकार कक्षा में लगाते हैं। जब ये घूमते घूमते सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल में बदल जाती है, जिससे एक चमकदार सिर और एक लंबी पूंछ बन जाती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हेली का धूमकेतु, जो हर 76 साल में पृथ्वी से दिखाई देता है। दूसरी ओर हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। ये चट्टानी या धातु के पिंड होते हैं। ये धूमकेतु की तरह बर्फ के नहीं बने होते। ये छोटे ग्रहों की तरह हैं और जैसा हमने पहले पढ़ा, इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। ये हमें विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर लाता है। परिभाषाएं बदल सकती हैं। हम में से कई लोगों ने बचपन में 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, लेकिन जैसा कि यहाँ बताया गया है, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो खगोलीय मामलों की सबसे बड़ी संस्था है, ने प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया। यह एक बहुत बड़ा और थोड़ा विवादास्पद फैसला था, जिसने हमारे सौरमंडल के मॉडल को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
अब इस स्लाइड में वो कारण छिपा है कि प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता। आईएयू ने ग्रह होने के लिए 3 शर्तें रखीं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त, वो पिंड सूर्य की परिक्रमा करता हो। प्लूटो यह शर्त पूरी करता है। दूसरी शर्त, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि उसने खुद को लगभग गोलाकार दे दिया हो। प्लूटो ये शर्त भी पूरी करता है। लेकिन तीसरी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को दूसरे छोटे खगोलीय पिंडों से साफ कर दिया हो। इसका मतलब है कि अपनी कक्षा में वो गुरुत्वाकर्षण के मामले में सबसे शक्तिशाली हो और उसके रास्ते में कोई और बड़ी चीज ना हो। इसे ऐसे समझिए कि एक ग्रह अपनी कक्षा का राजा होता है। प्लूटो ये तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कक्षा काइपर बेल्ट नाम के एक क्षेत्र में है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट की तरह ही बर्फ और चट्टानों का एक विशाल क्षेत्र है जो नेपट्यून के पार स्थित है, और इस क्षेत्र में प्लूटो जैसे और भी बहुत से पिंड मौजूद हैं। इसीलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह का एक नया दर्जा दिया गया। और प्लूटो इस नई श्रेणी में अकेला नहीं है। ये बौने ग्रहों के एक बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा है जो हमें हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। प्लूटो के अलावा कुछ और प्रसिद्ध बौने ग्रह हैं। एरिस, इसकी खोज नहीं प्लूटो के दर्जे पर बहस शुरू की थी। ये प्लूटो से भी थोड़ा ज्यादा भारी है। और सिरिस, ये एक बहुत ही अनोखा बौना ग्रह है। ये बाकी बौने ग्रहों की तरह काइपर बेल्ट में नहीं बल्कि मंगल और बृहस्पति के बीच की मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाने वाला एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तु भी है। तो आज के इस अध्याय में हमने महाविस्फोट से लेकर सबसे छोटे बौने ग्रह तक अपने इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय घर का एक विस्तृत दौरा किया है। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों के प्रकार और सौर मंडल के अन्य निवासियों के बारे में सीखा। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसा कि ये प्रश्न पूछता है, इस विशाल ब्रह्मांड में हम आगे कौन से चमत्कार खोजेंगे? विज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती और हर नई खोज हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में और भी ज्यादा सिखाती है। अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।